दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में एविएशन के मामले में सक्सेस हासिल करने वाले देश जैसे कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन द्वारा अब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा रहा है। हर एक देश जहां पे इन एयरक्राफ्टों को सुपरसोनिक रफ्तार में बिना आफ्टर बर्निंग के सहारे ऑपरेट करने लायक एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप कर रहा है, तो वही वे खबर ये भी है कि कुछ ऐसे देश भी है जो हाइपरसोनिक रफ्तार के एयरक्राफ्टों को निर्माण करना चाहता है। दोस्तों, जब भी एयरक्राफ्टों का रफ्तार आता है तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि दुनिया के सबसे तेज गति में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कौन कौन सा है, कौन से देश के पास दुनिया में सबसे तेज गति में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट है, और क्या ये देश अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन या फिर चाइना है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले कुछ एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे तेज गति से उड़ने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों का चर्चा होता है तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले नाम लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड का आता है। दोस्तों, 1964 में निर्माण किया हुआ ये एयरक्राफ्ट अब तक के दुनिया में सबसे तेज गति से उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है, जिसे 1966 में अमेरिका के बेड़े में ऑपरेशनल किया गया, जबकि 1998 में अमेरिकी एयरफोर्स से और 1999 में नासा से इसे रिटायर्ड किया गया। SR-71 असल में एक स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है और अमेरिका की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन के ऊपर नजर रखने के लिए निर्माण किया गया था। दोस्तों, बेसिकली ऐसे एयरक्राफ्टों के निर्माण के पीछे कई तरीके के कारण हैं, जिनमें एक सबसे प्रमुख कारण है सोवियत यूनियन के उस जमाने के बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल। अमेरिका की तरफ से SR-71 से पहले कुछ और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया गया था, लेकिन ये उस समय तक सोवियत यूनियन के सरफेस टू एयर मिसाइलों के दायरे पे आ गया था। ऐसे में अमेरिका को आवश्यकता था कि ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो हाई ऑल्टीट्यूड में भी उड़ान भर सके और इतना रफ्तार का हो कि इसे कोई भी इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट पकड़ ना सके। फलस्वरूप SR-71 का डेवलपमेंट किया गया, जो करीब करीब 80,000 फीट के ऊंचाई में माक 3.32 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता था। दोस्तों, जब अमेरिका के द्वारा सोवियत यूनियन के ऊपर रिकॉनेसेंस मिशनों को अंजाम देने के लिए SR-71 का डेवलपमेंट किया जा रहा था, उस दरमियान ही सोवियत यूनियन के तरफ से अमेरिका को काउंटर करने के लिए खास करके SR-71 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को मात देने के लिए हाई स्पीड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा था। और दोस्तों, ये डेवलपमेंट का फलस्वरूप सोवियत यूनियन के तरफ से 1964 में ही सोवियत यूनियन के अब तक के सबसे तेज गति से उड़ने वाले इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट किया गया, जिसे MiG-25 फॉक्सबैट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर SR-21 और MiG-25 को अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि SR-71 के पास रफ्तार के अलावा और कोई भी बेनिफिट नहीं था, जबकि MiG-25 एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो रफ्तार के अलावा हथियारों से भी लैस था। SR-71 में कैमरा और कुछ सेंसर्स के अलावा कोई भी हथियार नहीं था और इसका खाली एकमात्र बचाव था ऊंचाई में उड़ान भरना और आवश्यकता पड़ने पे तेज रफ्तार से उस जगह से भाग जाना। जबकि MiG-25 एयरक्राफ्टों को सोवियत यूनियन के द्वारा ऐसे बनाया गया कि ये दुश्मन के ऊंचाई में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों के साथ साथ तेज रफ्तार से उड़ने वाले एयरक्राफ्टों को भी तेज रफ्तार से पीछा कर सके और आवश्यकता पड़ने पे उसे मार गिरा सके। दोस्तों, अमेरिकी इंटरनेशनल अफेयर मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन के तरफ से MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 1964 में ही किया गया था, जबकि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे स्पेशली SR-71 को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया गया था, ताकि ये एयरक्राफ्ट SR-71 को इंटरसेप्ट कर सके। रिपोर्टों के मुताबिक MiG-25 एयरक्राफ्ट करीबन माक 2.83 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और ये भी बताया जाता है कि ये दोनों इंजनों को मैक्सिमम क्षमता तक लाने के बाद ही ये रफ्तार हासिल कर सकता है। जबकि कई जगहों में इन बातों को ठुकराते हुए ये भी कहा जाता है कि MiG-25 एयरक्राफ्ट कम से कम माक 3.2 के रफ्तार तक ट्रैवल कर सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों को संतुलित रखने के लिए इसे माक 2.83 के रफ्तार से ही फ्लाई किया जाता था। दोस्तों, उस दरमियान एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में ज्यादातर स्टील के जैसे ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, बोल के एयरक्राफ्ट इतने दबाव या फिर इतना इंजनों के गर्मी को नहीं सहन कर सकता था और शायद इस वजह से एयरक्राफ्टों को अपने अधिकतम रफ्तार तक फ्लाई नहीं किया जाता था। दोस्तों, इनिशियली अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को मिकोयान गोरेविच डिजाइन ब्यूरो के तरफ से बनाया गया था, जबकि इसके कुछ लिमिटेड संख्या के एयरक्राफ्टों को ही स्टेनलेस स्टील से निर्माण किया गया था। सोवियत यूनियन के द्वारा बड़े मात्रा में MiG-25 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया और कहा जाता है कि कम से कम ऐसे 1186 एयरक्राफ्ट 1964 से लेके 1984 के दरमियान तैयार किया गया था, जो सोवियत यूनियन के अलावा कई सारे और सोवियत यूनियन के एलाई देशों को दिया गया। दोस्तों, इनमें भारत भी शामिल है और भारत में तो इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के कई सालों तक इसे खुफिया रखा गया। जबकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन से रिटायर्ड हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश है जो MiG-25 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल कर रहा है। तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब रशिया बना तो रशिया के पास प्रमुख इन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों के और एक आधुनिक वर्जन सर्विस में आया, जिसे MiG-30
MiG-31 कहा जाता है। MiG-31 भी सोवियत यूनियन के जमाने में ही तैयार किया गया था, लेकिन इसे बड़े मात्रा में रशिया के बनने के बाद ही इस्तेमाल में लाया गया। दोस्तों MiG-31 एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो ये भी एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर है। इवन कई सारे मामलों में MiG-31 तो MiG-25 से भी काफी आगे है, खास करके इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के मामले में और इसके आधुनिक से आधुनिक एवियोनिक्स के मामले में। और दोस्तों रशिया में फिलहाल MiG-31 एयरक्राफ्टों को ही सबसे प्रमुख इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रशिया के भारी भरकम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी करने के लिए इन्हें अपग्रेड किया गया है। दोस्तों MiG-31 एयरक्राफ्टों के अगर रफ्तार को देखा जाए तो ये भी करीब करीब MiG-25 के बराबर के रफ्तार में उड़ सकता है, जो करीब करीब माक 2.83 है। पर ये लो ऑल्टीट्यूड में भी सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और ये रफ्तार करीब करीब माक 1.21 है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार मतलब नॉर्मल रफ्तार करीब करीब माक 2.35 के आसपास है। और इस बेसिस पे अगर सबसे तेज रफ्तार हथियार कैरी करने वाले एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के बाद रशिया का पलड़ा ही भारी है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो SR-71 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया था वो तो हथियार कैरी नहीं कर सकता। और इसी गैप को दूर करने के लिए कोल्ड वॉर के दरमियान ही अमेरिका के द्वारा अपने एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू किया गया जिसे एक तरीके से MiG-25 एयरक्राफ्ट के साथ रफ्तार में कंपेयर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये रफ्तार में थोड़ा कम होने के बावजूद हथियारों को कैरी कर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को F-15 कहा जाता है। अमेरिका के द्वारा 1972 में मैकडोनाल्ड डॉगलस कंपनी की तरफ से F-15 ईगल एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। दोस्तों एक ऐसा अमेरिकी एयरक्राफ्ट है जो पहली बार रफ्तार और हथियारों के कॉम्बिनेशन के साथ दुनिया के सामने आया। सिंगल सीटेड इन फाइटर एयरक्राफ्टों को उस दरमियान ऐसे बनाया गया था कि अभी भी इन एयरक्राफ्टों का जौहर देखने को मिलता है। अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के खासियतों को देखते हुए फिर से इन्हीं एयरक्राफ्टों के डिजाइन के बेस पे एक नया मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे F-15EX या फिर F-15 ईगल 2 का नाम दिया गया। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो F-15 ईगल एयरक्राफ्ट था ये हाई ऑल्टीट्यूड में करीब करीब माक 2.5 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता था, जबकि सी लेवल मतलब लो ऑल्टीट्यूड में इसका रफ्तार करीबन माक 1.2 है। और दोस्तों ये रफ्तार इतना भी कम नहीं है कि इसे इतने हल्के में लिया जाए। इवन देखा जाए तो इस रफ्तार में F-15 ईगल एयरक्राफ्ट किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों को खाली चुनौती नहीं बल्कि उसे हरा भी सकता है, क्योंकि इसके पास हथियारों का एक भरमार पैकेज है। पर दोस्तों तेज रफ्तार वाले एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का रेस तब खत्म हो गया जब सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने वाले कोल्ड वॉर का समाप्ति हुआ। कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में अमेरिका के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर फोकस लाया गया ताकि अमेरिका अब रफ्तार में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में सोवियत यूनियन को चुनौती दे सके और सोवियत यूनियन के बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा दे सके। अमेरिका का पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-117 नाइट हॉक को माना जाता है, जबकि अगर ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाए तो अमेरिका का सबसे पहला स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 को ही माना जाता है। F-22 जब तैयार हुआ तो सोवियत यूनियन भी टूट चुका था और अमेरिका को इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ा। पर फिर से एक बार रशिया ताकत में आने के साथ साथ रशिया के द्वारा सोवियत जमाने के पुराने रुतबे को वापस लाने के लिए कई तरीके के नए हथियारों के डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से शुरू करके सिंगल इंजन के बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और सुपरसोनिक से शुरू करके हाइपरसोनिक एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात भी कहा जा रहा है। इवन चर्चा में तो ये भी है कि रशिया अपने MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करने के लिए MiG-41 जैसे कॉन्सेप्टों के साथ भी आगे बढ़ रहा है, जो संभावित एक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हो। इवन रशिया हाई ऑल्टीट्यूड के बॉम्बर्स के भी निर्माण कर रहा है और दोस्तों ऐसे में इन बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए अमेरिका को हाइपरसोनिक और हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ सकने वाले इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि फिर से एक बार तेज रफ्तार में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके रेस शुरू हो सकता है और इस बार रेस में खाली अमेरिका और रशिया नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई सारे देश जुड़ने जा रहे हैं, जिनमें चाइना, ब्रिटेन, यूरोप के देश के साथ साथ अमेरिका के अन्य सहयोगी देश भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।